हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 10th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, हिंदी के क्वेश्चन पेपर का आंसर भी जानेंगे और 2020 जो हमारे स्टूडेंट 2020 में एडमिशन लिया है 10th क्लास में, तो यानी कि 2021 में आप बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे, तो कोरोना पेंडेमिक के दौरान जो है आपका 2021 के दौरान जो है आपका कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये सोचकर आप जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस पर सोच रहे होगे कि यार आखिरकार हमारा कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, कैसा नहीं आएगा। तो वो सारी चीज़ जो है आज की इस वीडियो में आपको कवर हो जाने वाली हैं, जिसे आप हिंदी ए के नाम से बोलते हो। आपके पेपर का कोड 002 है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यानी कि 002 क्लास 10 आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर जो है आपको सीबीएसई के बारे में बताऊँगा, इस बात का विशेषकर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सीबीएसई का जो हमारा मॉडल क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का 2020 और 21 का, यानी कि जो 2021 में स्टूडेंट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उनका हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है 10th क्लास का विद आंसर, ठीक है, विद आंसर के साथ मैं यहाँ पर आपको डिस्कस कराने वाला हूँ 10th क्लास का क्वेश्चन आंसर पेपर, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा, आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया है कि यहाँ पर आपको टोटल 3 घंटे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, और आपको 80 नंबर का आपका ये पेपर है, ठीक है। 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, ओके। तो क्लास 10 का 002 हमारा कोड है, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, और हिंदी ए और हमारा इस पेपर का नाम है, और 2020 और 21 का ये एक प्रश्न पत्र है। तो यहाँ पर जो है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शनों में डिवाइडेड है। पहला सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए के अंदर कुल आपको 9 वस्तु पूरक प्रश्न पूछे गए हैं, और सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। और खंड बी में जो है हमारे टोटल 8 प्रश्न हैं, ओके, और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ओके। तो चलिए वस्तुपरक प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं। तो सेक्शन ए है हमारा, तो देखिएगा सेक्शन ए का जो पहला प्रश्न आता है दोस्तों हमारा, वो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। नीचे 2 गद्यांश दिए गए हैं, किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 5x1, यानी कि आपको 5 क्वेश्चन है और एक नंबर का 1 क्वेश्चन है। टोटल पहला क्वेश्चन जो आपका 5 नंबर का है। यदि ऊपर वाला गद्यांश आपको अच्छा लग रहा है तो ऊपर वाला पढ़ लीजिएगा, अगर नीचे वाला लग रहा है तो नीचे वाला पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो ये आपका इस प्रकार का पूरा गद्यांश आएगा। आप इसे अगर पढ़ना चाहते हो तो इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दिखा देता हूँ, इसे स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, और एक बार इधर से ले लीजिएगा, ठीक है, आप पढ़ लेना, ओके। तो ये है हमारा, चलिए क्वेश्चन पेपर तो आ चुका है। देखिएगा इसमें जो है हमारा गद्यांश का जो हमारा प्रश्न है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा कोरोना के दौरान जो है आपका सीबीएसई ने क्या कर दिया है, एमसीक्यू कर दिए हैं, ठीक है। एमसीक्यू का मतलब है टिक मार वाले क्वेश्चन आप कह सकते हो, या 4 ऑप्शन आएंगे उसमें से एक सही करना है, यानी कि 50-50% इस तरह से का क्वेश्चन पेपर अब बन चुका है, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा, ऐसे में बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका पूरा पेपर का जो पैटर्न है वो पूरा चेंज हो चुका है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, देख सकते हो ऊपर के गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है। पुस्तकालय और भारत, और आपका विद्यानुरागी की लंबी यात्राएं, और देवालय और पुस्तकालय या निजी पुस्तकालय, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है हम आंसर की में देखते हैं। तो देखिएगा ये है हमारी आंसर की जो टीचरों को मिलती है, ठीक है। इसमें जो हमारे छोटे आंसर हैं वो आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो पुस्तकालय और भारत इसका सही उत्तर लग रहा है, ठीक है। पुस्तकालय और भारत, ठीक है। प्राइवेट पुस्तकालय नहीं, देवालय पुस्तकालय नहीं, और विद्यानुरागी यानी कि विद्यानुरागी की लंबी यात्राएं, ये भी बिल्कुल गलत। सेकंड क्वेश्चन है पुस्तकालय के कारण भारत को क्या गौरव प्राप्त था। तो देखिएगा ये गद्यांश जब पढ़ोगे उसमें उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसका जो सही उत्तर है, भारत में बहुत से पुस्तकालय थे, भारत में पुस्तकालय बहुत महंगे थे। चीन, फारस जैसे सुदूरवर्ती देशों में विद्यानुरागी भारत आया करते थे, और यहाँ पुस्तक का संग्रह बहुत कठिन था, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन का, वो हमारा दोस्तों क्या है, चीन फारस जैसे सुदूरवर्ती देशों से विद्यानुरागी भारत आया करते थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसका जो है सही उत्तर जो है हमारा, आप देख सकते हो हमारा गए है, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन देखिएगा, पुराने समय में पुस्तकालय पर बहुत अधिक व्यय क्यों होता था। मुद्रण कला व्यवस्था नहीं थी, और या कागज बहुत महंगे थे, या लेखकों की कमी थी, या पढ़ने वाले के छात्रों की कमी थी, ठीक है। तो क्या इसका सही उत्तर है बताइए। तो देखिएगा जो इसका सही उत्तर है, मुद्रण कला की व्यवस्था नहीं थी, यानी कि पब्लिशर की व्यवस्था नहीं थी, छपाई की व्यवस्था नहीं थी। चौथा क्वेश्चन है, साहित्य की उन्नति में सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है। प्रधानमंत्री, पुस्तकालय, शिक्षा मंत्री, लेखक। तो देखिएगा दोस्तों पुस्तकालय सबसे अच्छा है, ठीक है। लेकिन पुस्तकालय जब होगा जब आपका लेखक होगा, लेकिन आपका पुस्तकालय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है, साहित्य के अगर उससे आप देखोगे।
साहित्य को अगर आपको बढ़ाना है, ठीक है, लेखक तो एक पर्टिकुलर एक के लिए यूज हो रहा है ना, लेकिन पुस्तकालय जो है एक ऐसी लाइब्रेरी हम कहें कि जो प्रोग्रेस होता रहा है आपका लिटरेचर, तो वो कहीं ना कहीं पुस्तकालय से ही होगा। तो 5वां क्वेश्चन है, पुस्तकालय का प्रारंभ कब से हुआ? देश की आज़ादी के बाद, लिपि के आविष्कार के बाद, मुगल सम्राटों के समय से, 1945 से। तो जहाँ तक है लिपि का जब आविष्कार हो गया उसी के बाद जो है पुस्तकालय का प्रारंभ हो गया, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन 5वें का जो सही उत्तर है हम देख लेते हैं। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो गए है, यानी कि लिपि के आविष्कार के साथ, ठीक है। तो लिपि के आविष्कार के साथ ही इसका पुस्तकालय का प्रारंभ हुआ भारत, ठीक है। तो देखिएगा अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आप सही ऊपर वाला पढ़ना चाहते हो तो ऊपर वाला पढ़ के उत्तर दे दीजिएगा, अगर नीचे वाला उत्तर करना चाहते हो तो नीचे वाले क्वेश्चन को कर लीजिए, ठीक है। अथवा का क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, देख सकते हो। अथवा का मतलब वही है कि ऊपर उसमें 2 आपको चॉइस दी गई है, उसमें ऊपर वाला करना चाहते हो नीचे वाला, ठीक है। तो गद्यांश 2 का भी इसी तरह ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी भाषा सजीव है, ये भाषा के ऊपर आया है, थोड़ा सा मुहावरे वगैरह के ऊपर। अब इसका स्क्रीनशॉट अगर आप खींचना चाहो तो खींच लीजिए, ठीक है। तो ये लीजिए, ठीक है, क्लिक करिए, हो गया क्लिक, और ये क्लिक करिए, ओके। तो चलिए, तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशानुसार सभी उचित विकल्पों का चयन कीजिए। तो इस अवतरण का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? तो सबसे पहला जो हमारा गद्यांश में क्वेश्चन आ रहा है वो है, प्रति गद्यांश में सबसे पहला आ रहा है कि इसका टाइटल क्या रखा जाए, ठीक है। तो टाइटल क्या रखा जाए, तो इसका जो है सही टाइटल क्या हो सकता है? तो देखिएगा हम इसमें ही देख लेते हैं। तो हिंदी का महात्म्य, ठीक है, तो हिंदी का महात्म्य इसका सही टाइटल है। तो हिंदी का महात्म्य जो है घ इसका ऑप्शन है, तो घ इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। सजीव भाषा बिल्कुल गलत, हिंदी और फारसी बिल्कुल गलत, और मिश्रित भाषा बिल्कुल गलत। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर है वो क्या है। तो इसका सही उत्तर है ख, दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण करना, ठीक है। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा ख, यानी कि दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण कर लेना। तो देखिएगा इसका क्वेश्चन जो था वो था हमारा, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो यहाँ पर इसका जो है ख बिल्कुल सही है, यानी कि दूसरी भाषाओं के शब्दों का ग्रहण कर लेना बिल्कुल सही चीज़ है। हिंदी का प्रचार करना नहीं, ठीक है। भाषाओं का सम्मिश्रण में रुकावट पैदा करना नहीं, ठीक है। दूसरी भाषाओं के शब्द ग्रहण ना कर पाना ये भी नहीं है, लेकिन हमें ग्रहण कर लेना ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। हमारा अथवा का हमारा पैराग्राफ है जो, हिंदी में नए शब्द को अपनाते समय किस बातों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हिंदी का अपना स्वरूप विकृत ना हो, सही अर्थ प्राप्त हो, वह शब्द पढ़ा जा सके, वह शब्द दूसरी भाषा का ना हो, तो सही अर्थ हो, ठीक है। ये जहाँ तक है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ख जो है हम देख लेते हैं। लेकिन हम जो हमारा दोस्तों देख सकते हो तीसरे क्वेश्चन का जो उत्तर है वो, हिंदी का अपना स्वरूप विकृत ना हो। तो बहुत अच्छा है कि अपभ्रंश में ना हो जाए। तो हिंदी का अपना स्वरूप विकृत ना हो, विकृत का मतलब ये है कि वो ऐसा ना हो जाए यार उसका स्ट्रक्चर उस शब्द का कि वो हिंदी का नाश कर दे वो शब्द, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना सारी चीज़ हो। तो सजीव भाषा से तात्पर्य क्या है? तो चौथा क्वेश्चन है, समय के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का ग्रहण कर लेती है या इसका प्रचार होता रहता है, इसमें पक्षपात की शक्ति है, यह अन्य भाषाओं में बेमेल शब्दों का ग्रहण कर लेती है। तो बताइए सजीव भाषा से तात्पर्य क्या है? तो सजीव भाषा से जो तात्पर्य है वो है, इसमें दे रखा है समय के साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का ग्रहण कर लेती है, ठीक है। तो यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि कै, ओके। तो पांचवा क्वेश्चन है, बी शुद्धता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय को मूल शब्द छांटिए, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है आप देख सकते हो वो क्या है हमारा, बी प्लस शुद्ध प्लस ता, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें उपसर्ग और प्रत्यय और मूल शब्द को छांटना है, ठीक है। तो इसमें 3 शब्दों का जो हमारा टूट है, तो देख सकते हो बी शुद्ध और ता। तो इसमें जो मूल शब्द है वो हमारा शुद्ध है, ठीक है, और बी हमारा यहाँ पर आप देख सकते हो आपका उपसर्ग आप देखने के लिए मिलेगा, उपसर्ग है, और आपका प्रत्यय है या आपका ता, ठीक है। तो ये आपका का ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें मूल शब्द भी छांट रहे हैं तो मूल शब्द आपका शुद्ध बनेगा। तो क्या ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो हमने 5 क्वेश्चन देख लिए हमारे गद्यांश को। आप गद्यांश को जब पढ़ोगे तो इन सभी क्वेश्चनों के उत्तर दे दोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पद्यांश आया है। तो पद्यांश में देखिएगा इसी तरह का ये, किसी एक पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। पद्यांश नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लेना चाहो तो, ठीक है। मैं इस तरह से करके दिखा देता हूँ, चाहता है ऐसे लेकर फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। इसे पढ़ते रहना आप, और हम लेकिन बात करेंगे डायरेक्ट फोकस अपने क्वेश्चन पे, ओके। तो देख सकते हो यहाँ पर जो है दे रखा है, निराशा किसे डराना चाहती है, साहसी कवि को, जुझारू वीरों को, और मननशील पाठक को, या निराश व्यक्ति को।
ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो हम देखते हैं क्या दे रखा है। तो जुझारू वीरों को जो है डराना चाहती है। ठीक है, जुझारू वीरों को, निराशा। ओके, तो कवि क्या चाहता है, तो कवि क्या चाहता है देखते हैं उत्तर में। कवि क्या चाहता है भाई, विश्व में प्रलय। ठीक है, विश्व में प्रलय चाहते हो, गलत बात है भाई। कवि क्या चाहता है, विश्व में प्रलय और इच्छाओं की पूर्ति, असीमित अधिकार और संसार में क्रांति, ये तीनों गलत हैं। विश्व में प्रलय इसका सही उत्तर है। ओके, तीसरे क्वेश्चन, कवि निराशा से लल कराते हुए अपने बारे में बता रहा है कि वह परेशानियों से पराजित हुआ है, उसके दुखों ने रुलाया है, वह तूफानों से डरा है, वह अमृता संदेश लेकर आया है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है वो क्या है हमारा, वह अमृता का संदेश लेकर आया है। ठीक है, तो जब आप उस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आप देख सकते हो, कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, वीरता, क्रांतिकारिता और अमरता और आशावादिता। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वीरता है, बिल्कुल सही। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका वीरता, मतलब वीरता सही आंसर है। तो मृत्यु सागर में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है, मृत्यु सागर में प्रयुक्त अलंकार। ओके, श्लेष है, रूपक है आपका, या उत्प्रेक्षा है, या उपमा है। तो बताइए मृत्यु सागर। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं ये वीरता है। ओके, तो वीरता अलंकार का यूज करा गया है, क्योंकि इसमें वीरता ही दिखाई दे रही है। मृत्यु सागर, ऐसी मृत्यु सागर जैसी, तो इसमें आप देख सकते हो। आगे वाला हमारा अथवा का फिर प्रश्न है उसी तरह से, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिर्फ यार पढ़ लो इसे रोक के। ठीक है, क्योंकि इसे पढ़ना थोड़ा सा वो रहेगा कि मैं इसे पढ़ूंगा तो कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा जाएगा, बात ये है। ठीक है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये लीजिए। ठीक है, और भाई ये लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो कलेजे के दो टूक करने का आशय क्या है, तो हृदय व्याकुल करना, दिल तोड़ देना, या कलेजे के टुकड़े टुकड़े कर देना, या दो टुक उत्तर देना। तो कलेजे के दो टुक करने का आशय है वो आपको पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएगा, लेकिन इसका सही उत्तर क्या है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, 1 मिनट जरा रुकिए दोस्तों। हृदय व्याकुल करना। ठीक है, तो हृदय व्याकुल करना इसका सही उत्तर है। अभी देखिएगा दोस्तों, मैं थोड़ा अभी ऊपर की तरफ जाते हैं। तो मृत्यु सागर, देखिएगा मृत्यु सागर के अंदर जो अलंकार यूज हुआ गया है तो वो रूपक अलंकार है। ठीक है, क्योंकि हमने यार अलंकार का एक क्वेश्चन छोड़ दिया था। ठीक है, तो रूपक अलंकार है मृत्यु सागर में। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, मृत्यु सागर में जो है रूपक अलंकार है, लेकिन कविता का मुख्य उद्देश्य वो क्या है, वो वीरता हमने देख लिया था। ठीक है, लेकिन यही तो मैं सोच रहा था यार, कहीं ना कहीं वीरता हमारा अलंकार का पार्ट नहीं है। ठीक है, बिल्कुल नहीं। तो कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है वीरता। ठीक है, याद रहेगा। मृत्यु सागर में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है दोस्तों, आपका रूपक अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार। तो हम इस पर आ जाते हैं अपने कंटिन्यू। तो सेकंड क्वेश्चन, भूख मिटने के लिए भिखारी पाना चाहता है, क्या चाहता है, बचा कुचा खाना भोजन और भरपेट भोजन, या स्वादिष्ट भोजन, या मुट्ठी भर दाने। तो इसका सही उत्तर जो है मुट्ठी भर दाने। ठीक है, मुट्ठी भर दाने इसका सही उत्तर है। ओके, तो आप देख सकते हो इसका जो है सही उत्तर वो है हमारा क्या है, मुट्ठी भर दाने। तो ये हमारी डिस्प्ले जो है रोटेट हो जाती है कभी कभी। आगे वाला तीसरा क्वेश्चन है, भूख से होठ सूख जाने पर भिखारी के लिए एकमात्र उपाय है, रूह रह जाना, झूठी पत्तल चाटना, पानी पी लेना, आंसुओं से घूंट पीकर रह जाना। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों क्या है, झूठी पत्तल चाटना। ठीक है, तो इसका जो है झूठी पत्तल चाटना सही उत्तर है। तो चौथा क्वेश्चन है, पेट पीठ दोनों मिलाकर का एक आशय है, पेट और पीठ एक जैसा दिखना, पेट से चिपक जाना, पेट पीठ एक जो हो जाना, पेट कमज़ोर हो जाना। ठीक है, तो पेट पीठ एक हो जाना जहाँ तक है बिल्कुल सही होना चाहिए, लेकिन देखना चाहिए हमें। इसमें लिखा भूख से खाली पेट का पीठ से चिपक जाना। ठीक है, ये इसका सही उत्तर है। ओके, यानी कि पेट और पीठ एक जैसा दिखने का पीठ से चिपक जाना। ओके, तो पांचवा क्वेश्चन है, कवि द्वारा भिखारी और कुत्ते के बीच प्रतिद्वंदिता की ओर संकेत करने का उद्देश्य है, भीख ना देने वाले गुस्से करना और सामाजिक विषमता पर बंद करना और एक दूसरे को नीचा दिखाना, दोनों की समानता दर्शाना। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा दोस्तों आपका सामाजिक विषमता पर व्यंग करना। अभी जरा 1 मिनट, हाँ, सामाजिक विषमता पर बंद करना।
तो देखिएगा ये जो है यहाँ पर मिस्टेक हो रखी है इनसे, ठीक है, टाइपिंग वालों में। तो ये व्यंग करना होगा, बंद करना नहीं होगा। तो सामाजिक विषमता पर बंद करना नहीं, व्यंग करना। ओके, तो व्यंग करना यानी कि गए बिल्कुल इसका सही ऑप्शन है। तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है, यानी कि टोटल 5 हैं, 5 में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। तो गाय ने बछड़े को दूध पिलाया, रचना के आधार पर यह वाक्य है। मिश्र वाक्य है, गाय ने बछड़े को दूध पिलाया, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या साधारण वाक्य है। तो बताइए कौन सा वाक्य है ये, जल्दी बताइए। तो ये बिल्कुल सिंपल वाक्य है, ठीक है, यानी कि सरल वाक्य। ओके, तो देखिएगा दोस्तों, मैं ना आंसर की यार बार बार इसलिए देख लेता हूँ कि कन्फर्मेशन के लिए। दादाजी चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूँ, इसका सरल वाक्य का रूपांतरण करो। दादाजी चाहते हैं मैं शिक्षक बनूँ, दादाजी शिक्षक बनना चाहते हैं, बिल्कुल गलत, ठीक है। दादाजी चाहते हैं कि मैं शिक्षक बनूं, मैं चाहता हूं दादाजी शिक्षक बन जाएं, बिल्कुल गलत। दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना नहीं चाहते। तो इसका जो बिल्कुल सरल वाक्य है वो हमारा ग है, दादाजी मुझे शिक्षक बनाना चाहते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, आश्रित उपवाक्य के भेद बताइए। आश्रित उपवाक्य के भेद जो है बताइए। इसमें आपको जो आदमी खेत जोतता है वह किसान होता है, संज्ञा उपवाक्य है या क्रिया विशेषण उपवाक्य है या विशेषण उपवाक्य है या इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसका सही उत्तर जो है क्या है। तो ये विशेषण उपवाक्य है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है ये हमारा विशेषण उपवाक्य, यानी कि ख इसका सही उत्तर बिल्कुल सही है। इनमें से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, वे टिकट यात्री रेलगाड़ी से उतर जाएं। संयुक्त वाक्य है, सिपाही ने उस व्यक्ति को पीटा जो चोर था, गायक ने सुंदर गाना प्रस्तुत किया, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए। तो संयुक्त वाक्य जो है, जहाँ तक इसका घ होना चाहिए, लेकिन हमें देखना है, बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बच्चों ने नाश्ता किया और विद्यालय गए, इसका ये सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है 5वां, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। तो इसका सही उत्तर आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हो, सिपाही ने चोर को देखा और पकड़ने दौड़ा, हरीश नौकरी करना चाहता था, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, गए, और मोबाइल फ़ोन गिरा और टूट गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर बताइए कौन सा है। तो चलिए देख लेते हैं। 5वें का सही उत्तर वो है हमारा, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, ठीक है, जो प्रथम आएगा वह पुरस्कार पाएगा, इसका सही उत्तर है। ओके, जरा 1 मिनट, हाँ ये रहा। ओके, तो चौथे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो देखिएगा चौथा क्वेश्चन जो है, इसमें हमारा हमने देखा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी जरा 1 मिनट दोस्तों यार, हाँ ये हमने 5वें तक डिस्कस कर लिए, तो चौथे पे आ रहे हैं ना, क्वेश्चन नंबर 4 है, वो तीसरे का 5वां क्वेश्चन था, इसलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज हुआ। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें दे रखा है किन्हीं 4 के उत्तर देने हैं। यहाँ पर 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे आपको, ठीक है। जब आंसर लिखोगे तो, रजत से अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा जाता, इस वाक्य का वाच्य बताइए। ये आपका जो है ये जो कौन सा वाक्य है, कर्तवाच्य है या क्रमवाच्य है, भाववाच्य है या आपादान वाच्य है, कौन सा वाच्य है बताइए। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है ये क्रमवाच्य है, ठीक है। इसमें क्रम की बात करी जा रही है कि रजत से अंग्रेजी अखबार नहीं पढ़ा जाता, ठीक है, क्रमवाच्य है। ओके, क्रमवाच्य वाला वाक्य छाटिए। तो देखिएगा हम इसका पहले आंसर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया गया, ठीक है, क्यों क्रम करा गया। प्रधानमंत्री मैं गा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं है क्रमवाच्य। रवि पत्र नहीं लिख सकता, बिल्कुल नहीं है। मरीज से बिस्तर से नहीं उठाया जाता, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो बसंत लता द्वारा गीत गाए गए, इस वाक्य को कृतवाच्य में बदलिए। तो वसंत लता गीत गाना जानती है, ठीक है, यह मैं अगला है हमारा, बसंत लता ने गीत गुनगुनाए, बसंत लता गीत गाओ। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो ज़रा 1 मिनट आप रुकिए दोस्तों, इसमें जो है, हाँ देखिएगा, मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है, इसलिए यार आंसर लिखने चाहिए ना, उत्तर सीट है ये हमारी आंसर सीट। तो देखिएगा हम दोबारा एक बार देख लेते हैं हम कौन से क्वेश्चन पे थे। तो इसमें जो है आपको क्रमवाच्य वाला वाक्य छाटना था, वो हमने देख लिया कि प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कार दिया गया, बसंत लता द्वारा गीत गाया गया, इस वाक्य को कृतवाच्य में मतलब कि आपको
बदलना है। तो कृतवाच्य में कैसे बदलोगे, तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों कौन सा है, वो है बसंत लता ने गीत गाए। बसंत लता ने गीत गाए इसका सही उत्तर है। ओके, तो बसंत लता ने गीत गाए जो हमारा ख ऑप्शन है। तो भाववाच्य का विकल्प कौन सा है, तो भाववाच्य का विकल्प कौन सा है वो यहाँ पर आपको बताना होगा। अगला चौथा क्वेश्चन है, बच्चे ने बंदर को मारा, यह किताब गुरुजी ने दिया, ठीक है, या मैं यूँ कहूँ। अगला है गोविंद आम बेचता है। अगला है हमारा इसमें मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो हमारा होगा मोहन से बैठा नहीं जाता, ठीक है। मोहन से बैठा नहीं जाता इसका सही उत्तर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मोहन से बैठा नहीं जाता इसका सही उत्तर है। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं हमारा, उनके सामने कौन बोल सकेगा, भाववाच्य में बदलिए। तो उनके सामने कौन बोल सकेगा, क्या है, उनके सामने कोई नहीं बोलता, बिल्कुल मेरे सामने जहाँ तक है उनके सामने किससे बोला जा सकेगा, जहाँ तक इसका गे ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। कोई उनके सामने बोले ये बिल्कुल गलत होगा, कौन उनके सामने बोलेगा ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि भाववाच्य है उनके सामने किससे बोला जा सकेगा, ये कहीं ना कहीं भाववाच्य में होगा जब आप बदलोगे इसे, ठीक है। क्योंकि आपका कौन सा है, उनके सामने कौन बोल सकेगा, ठीक है, ये है ना, सकेगा में बात कर रही है। आप ऐसे कैसे हो जाओगे, कै और खे तो नहीं हो सकते ना। तो देखिएगा ये इसका सही उत्तर है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि उनके सामने किससे बोला जा सकेगा। ओके, तो छठे क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो छठा क्वेश्चन हमारा इसका नहीं है क्योंकि 5 ही क्वेश्चन थे, 5 में से कोई 4 करने। तो देखिएगा 5वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आ चुका है। तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और रेखांकित पद का परिचय दीजिए, ठीक है। तो देखिएगा शहर में ऊंचे मकान हैं, तो शहर जो शब्द है वो रेखांकित पद है शहर इसमें, तो इस पद का आपको परिचय देना है। ओके, तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो कै है, यानी कि यहाँ पर दे भी रखा है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा में पुल्लिंग और बहुवचन अधिकरण कारक, ओके, इस तरह से। तो अगला है, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, मैं प्रतिदिन स्नान करता हूँ, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये तो सीधी बात है, ठीक है। व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है और क्या प्रश्नवाचक है, यह हमारा विशेषण है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, कुछ लोग बात कर रहे थे, ये बताइए सकर्मक क्रिया है या कौन सी है, ये अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, ठीक है। ये करण कारक नहीं है, एक बार देख लेना चाहिए अकर्मक क्रिया कौन सी है, ठीक है। हाँ, तो आप देख सकते हो अकर्मक क्रिया है, तीसरा क्वेश्चन है ना हमारा ये, बिल्कुल ओके। अगला क्वेश्चन हमें लेते हैं, सविता ने सिमरन को पुस्तक दी, तो दी वाले में हमारा कौन सा है आपको बताना है। तो ये हमारा कौन क्या है, ये हमारी सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, तो सकर्मक क्रिया ही है, ठीक है, हमने देख लिया है। 5वां क्वेश्चन है, हिमालय संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो ये जो है हिमालय जो शब्द आया है वो किसके लिए आया, तो ये जहाँ तक है ये व्यक्तिवाचक होना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिवाचक है, सर्वनाम है या जातिवाचक है, तो देखिएगा ये व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है, लेकिन इसमें देखा जाए तो घ होना चाहिए, ठीक है, घ, क्योंकि एक वचन में है, स्त्रीलिंग हिमालय बिल्कुल नहीं है, ठीक है। स्त्रीलिंग थोड़ी, एक वचन और पुल्लिंग ये बिल्कुल सही है, पुल्लिंग है ना हिमालय, तो भाई स्त्रीलिंग थोड़ी है। छठा क्वेश्चन है, छठे क्वेश्चन इसमें आपको पांचों क्वेश्चन मैंने बता दिए। फिर देखिएगा जितने भी अब तक आ रहे हैं ना दोस्तों, आपके फर्स्ट सेक्शन ए में, सेक्शन आ में जो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे एमसीक्यू के आ रहे हैं, ठीक है। तो देख सकते हो छठे क्वेश्चन में भी इसी तरह से कह रहा है कि इन 5 प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। तो किसी रस का स्थायी भाव उत्साह है, किस रस का स्थायी भाव उत्साह है, तो उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, बताओ। वीर रस का सबको पता होना चाहिए, वीर रस का उत्साह है, ठीक है, वीर में होता है उत्साह, तो वीर रस का उत्साह है स्थायी भाव। ओके, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का जो स्थायी भाव है करुणा, ठीक है। तो वो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो शोक है, क्रोध है या रीति है, भय, बताइए। शोक है, ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ठीक है। तो आगे तीसरा क्वेश्चन है, चींटी चढ़ी पहाड़ पे मरने के वास्ते, नीचे खड़े कोहली कैंच लेने के वास्ते, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, बताइए। तो ये तो यार हास्य रस है, ठीक है, शांत रस बिल्कुल नहीं है, भयानक रस नहीं है, करुण रस नहीं है, ये हास्य रस है, देख लेना चाहिए एक बार, ठीक है यार, देखने में ज़्यादा भरोसा, ठीक है, हास्य रस। ओके, अगला जो रस है हमारा देखना पड़ेगा, संयोग और वियोग किस रस के 2 भेद हैं, ठीक है। तो संयोग और वियोग हमारे किस रस के 2 भेद हैं, श्रृंगार रस के, ठीक है। संयोग और वियोग क्या होता है कि आप ब्रेकअप और पैचअप जानते होंगे, ठीक है। तो देखिएगा संयोग और वियोग किस रस के 2 भेद हैं, मैंने आपको बता दिया, ये श्रृंगार रस के, ठीक है। आगे 5वां क्वेश्चन है, क्रोध के कारण किस रस की निष्पत्ति होती है, तो रौद्र रस की, ठीक है। रौद्र रस, भयानक रस या भीभत्स रस या आपका वीर रस, तो रौद्र रस की
निष्पत्ति होती है। ओके, 7वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। पहला वाला जो क्वेश्चन था, सबसे पहला जो प्रश्न नंबर 1 था, वो दोस्तों हमारा अपठित गद्यांश था, लेकिन ये हमारा पठित गद्यांश है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तक में आपका दे रखा होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो इसे पढ़ना मुझे जहाँ तक है सही नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यार टाइम बहुत लग जाएगा आपका। ठीक है, और आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस क्वेश्चन का, तो यहाँ का ले लिया, इधर का ले लीजिएगा। ठीक है, ये लीजिए। ओके, हो गया। चलिए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा, मूर्तिकार मोतीलाल वाक्य में कौन थे? तो यदि देखिएगा मूर्तिकार मोतीलाल वाक्य में कौन थे बताइए, तो वो तो अध्यापक थे। अगर आपने वाक्य में वो आपका अध्याय पढ़ा हो तो उसमें बता रखा है ये अध्यापक थे, किसान भी नहीं थे, चित्रकार भी नहीं थे। ठीक है, तो दिखा दूं एक बार, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो यारो देख सकते हो। ठीक है, अध्यापक थे। ओके, तो मूर्तिकार ने नेताजी का कैसा चश्मा बनवाया था बताओ? मूर्तिकार ने नेताजी का कैसा चश्मा बनाया था? पत्थर का पारदर्शी चश्मा बनवाया था, या कांच वाला, या सरखंडे का? यार कोई सा भी नहीं बनवाया था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई सा भी नहीं बनवाया था, देखो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ना हमारा। हाँ, तीसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस चक्कर में चश्मा टूट गया होगा? प्रश्न, ओ यार टाइपिंग में आगे पीछे हो गया। ठीक है, किस चक्कर में चश्मा टूट गया होगा बताइए? क्या चश्मा बनाते टूट गया होगा, या कांच टूट गया होगा, अलग से बनाने का प्रयास किया होगा, या कुछ बारीकी चक्कर में चश्मा टूट गया होगा? तो बताइए। तो पक्की बात थी भाई, आपने पढ़ा होगा चैप्टर, तो कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया। ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, क्या कैप्टन चश्मे वाले नेताजी का साथी है? यह आजम हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। यह प्रश्न किससे पूछा बताइए? किसने किससे पूछा दोस्तों? आता है 10th में एक क्वेश्चन। तो ठीक है, हाँ इस बात का ध्यान रखना। तो देखिएगा, ये ये जो है हमारा हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा था। हवलदार साहब ने पान वाले से पूछा था, यानी कि ख उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, पान वाले ने हवलदार से पूछा, उल्टा हो गया। ड्राइवर ने हवलदार से पूछा, नहीं। मास्टर मोतीलाल ने पान वाले से पूछा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, 5वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो किसकी देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए हवलदार साहब जीप की ओर चले? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या है? इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा दोस्तों कि कैप्टन चश्मे वाले की। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले की ओर चले। ठीक है, कैप्टन चश्मे वाले की ओर चले थे। पान वाले की ओर भी ना ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ओर, ना ही मास्टर मोतीलाल की ओर। 8वें क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 8 पे आ चुके हैं। ठीक है, हमने तो निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे MCQ हैं, इसमें कोई आपका वो नहीं है, सारा आपका पाठ्य पुस्तक पर आधारित होगा। तो लखनवी अंदाज पाठ में नवाब साहब ने कहाँ से चाकू निकाला बताइए? जेब में से, कुर्ते में से, थैले में से, बैग में से? अबे जेब में से निकाला था। ठीक है, अपने चैप्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो वरना मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, जेब में से। ओके, अगला क्वेश्चन है, फादर कामिल वुल्के अपने देश को छोड़कर भारत में रहने लगे थे, वे किस देश के मूल निवासी थे बताइए? ठीक है, इंग्लैंड के, पोलैंड के, बेल्जियम के, बुल्गारिया के? अरे बेल्जियम के थे ये। ठीक है, तो बेल्जियम देख लीजिएगा, यहाँ पे लिख रहा है बेल्जियम के। ओके, बेल्जियम के थे। 9वें क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, 5 क्वेश्चन हैं और पाँचों के पाँचों का आपको जवाब देना है। ओके, 5x1 है ना, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो आप देखिएगा दोस्तों, इस पद्यांश को पहले पढ़ लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। उधे तुम ओ अति बड़भागी। ठीक है, सूरदास का था ये। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, पढ़ लिया होगा इसे रोक के वीडियो को। चलिए हम इसका फर्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो MCQ है, देख सकते हो। उद्धव को कौन बड़भागी कह रहा है? कृष्ण, गोपियाँ, सूरदास, उद्धव के मित्र? बताइए कौन कह रहा है? गोपियाँ कह रही हैं भाई। ठीक है, गोपियों ने कहा था। ठीक है, देख लेना चाहिए ना उत्तर, यार कभी गलत ही हो। तो गोपियों इसका सही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कमल के पत्ते और तेल के गागर से किसकी तुलना की गई है? यानी कि तेल के गागर से। तो बताइए किससे की गई है तुलना? भाई उद्धव से की गई थी। ठीक है, उद्धव से, कृष्णा से भी नहीं की गई, ना ही गोपियों से, ना सूरदास से, उद्धव से की गई। तीसरा क्वेश्चन है, भोली भोली गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है? तो भोली भोली गोपियों ने अपनी तुलना किससे की है बताइए? भोली भोली ने
तो तेल की सागर से, गुड़ में फंसी चैंटियों से, कमल के पत्तों से, कृष्ण से। भाई सबको पता है गुड़ में फंस गई थी ना जो चैंटियाँ, उनसे तुलना करी थी। तो आप देख सकते हो गुड़ में फंसी चैंटियों से। ओके, यहाँ आंसर शीट दिखा देता हूँ आपको, अगर डाउट होता है तो, वरना मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन है, प्रति नदी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त है? प्रति नदी में बताइए कौन सा उपमा अलंकार है, या अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है? बताइए। ये दोस्तों इसमें रूपक अलंकार है। ठीक है, रूप को प्रदर्शित हो रहा है ना, इसमें रूप है। प्रति नदी, प्रीति नदी, ठीक है, प्रति नहीं है ये, प्रीति नदी है, रूपक अलंकार है। ओके, प्रयुक्त पद में कौन सी भाषा का प्रयुक्त है? ठीक है, तो जो ऊपर वाला आपने जो पद मैंने स्क्रीनशॉट खिंचवाने के लिए आपसे बताया था, तो उस पद में कौन सी भाषा का यूज है? तो सर सबको पता है सूरदास की ब्रज भाषा थी, तो ब्रज इसका सही उत्तर है। ख, खड़ी बोली नहीं है, भोजपुरी नहीं है, अवधि नहीं। ठीक है, 10वें क्वेश्चन पे बात करते हैं, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार उचित विकल्पों का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्साह कविता में जो हमारे निराला हैं, कवि निराला ने किस काले घुंघराले बालों जैसा सुंदर कहा है? किससे कहा है? ठीक है, बिजली को, छोटे बच्चों को, बादल को, हवा को? बताइए किसको कहा है? बादल को कहा है। ठीक है, बादल को। दूसरा क्वेश्चन है, परशुराम के अनुसार जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। बताइए, परशुराम के अनुसार जो है जिसने शिव धनुष तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। विश्वामित्र के समान, लक्ष्मण के समान, सहस्त्रबाहु के समान, ऋषि वशिष्ठ के समान? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा सहस्त्रबाहु के समान। ठीक है, सहस्त्रबाहु के समान। देख लेना चाहिए यार एक बार। तो आप देख सकते हो सहस्त्रबाहु के समान इसका सही उत्तर है। ओके, तो अगला जो है हमारा क्वेश्चन पे आएँ तो 11वां क्वेश्चन है, आप देखिएगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अब जो है हमारा सेक्शन ए खत्म हो चुका है, यानी कि खंड आ हमारा खत्म हो चुका है। अब हम खंड वा पे आ चुके हैं, यानी कि खंड वी या सेक्शन वी भी कह सकते हो। जो वर्णनात्मक प्रश्न है आपको यहाँ पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी, विस्तार से बताना है, वर्णन करना है, टिप्पणी करनी है, व्याख्या करनी है, वगैरह वगैरह सारे आएंगे। अब MCQ खत्म। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन MCQ के थे आपके, ऐसे मान के चलिए। ठीक है, ओके। तो 11वें क्वेश्चन पे बात करें तो 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में देने हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, तो 25 से 30 शब्दों में देने हैं। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपको उत्तर बताऊँगा ना इसका, मैं यहाँ पर जो उत्तर बताऊँगा मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपको पेपर में विस्तार से लिखना होगा। ओके, तो हिंट के रूप में, आप हिंट भी मत समझना यार, हिंट तो बिल्कुल ही छोटा हो जाता है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, पुत्रवधू की ऐसी कौन सी इच्छा थी जिससे बाल गोविंद भगत ने पूरा नहीं होने दिया? कारण स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू भगत के साथ रहकर उनकी सेवा, उनकी देखभाल करना चाहती थी, परंतु भगत के पुत्रवधू के भाई के साथ उसे भिजवा दिया। ठीक है, ये था। तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ो। पुत्रवधू को ऐसी कौन सी इच्छा थी जिसे बाल गोविंद भगत ने पूरा नहीं होने दिया? ठीक है, अब भाई भिजवा दिया उसे पुत्रवधू को। ठीक है, पुत्रवधू के भाई के साथ उसे भिजवा दिया, तो कहीं ना कहीं इच्छा थोड़ी पूरी होगी। देखिएगा यार, इसका आंसर देख लो एक बार, ये दे रखा है। ठीक है, शॉर्ट में आंसर दे रखा है कि भगत के बेटे की मृत्यु के बाद उनकी पुत्रवधू भगत के साथ रहकर उनकी सेवा, उनकी देखभाल करना चाहती थी, परंतु भगत ने क्या करा, पुत्रवधू के भाई के साथ उसे भिजवा दिया, तो उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सेकंड, लेकिन इसमें हमारे टोटल सभी क्वेश्चन करने हैं, हाँ प्रश्नों के उत्तर देने 25 से 30 शब्दों में लिखने हैं, यानी कि आपको। ठीक है, हाँ मतलब 25 से 30 देखा जाए तो कितने अंक का, कितना है अंक का पता लगे ना, 2 नंबर का है। ठीक है, और 4 क्वेश्चन हैं, 2 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन करने हैं, तो 4 दूनी 8, 8 नंबर के टोटल ये आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो देखा जाए तो यार 6-7 लाइन में कर दो, 6 नहीं तो यार 5 तो कर लो। ठीक है, 5 में तो करो ही करो एवरेज। दूसरा क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि महत्वपूर्ण मूर्ति के रंग का रूप कद का नहीं बल्कि उस भावना का है जो मूर्ति के साथ जुड़ी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, भावना की मूर्ति को देखकर नेताजी जो त्याग बलिदान को याद करें, उनसे प्रेरणा लें। ठीक है, वो कहीं ना कहीं, तो आप देख सकते हो इसका सही उत्तर, ये भावना की मूर्ति को देखकर नेताजी त्याग बलिदान को याद करें और उनसे प्रेरणा लें। अगला क्वेश्चन है तीसरा, लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के साथ क्या क्या देते हैं? तो लखनऊ स्टेशन तुम्हें पता होगा, जीरा मिला नमक के साथ पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया देते हैं। ठीक है,
हाँ वो इसमें लिख रहा होगा, ठीक है। देखिएगा इतना सही लिख के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना यार कि इतना सही लिखोगे भाई, जो जिसका आंसर छोटा उसे तो आंसर को छोटा ही लिखोगे ना। चौथा क्वेश्चन है, फादर बुल्के की मृत्यु कैसे हुई, उनके अंतिम संस्कार के समय कौन कौन उपस्थित थे। तो फादर बुल्के की मृत्यु जहर के बाद हुई, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मृत्यु जहर बाद से हुई थी, ठीक है। और जो है देखा जाए जहर से हुई तो उनके अंतिम संस्कार के समय कुछ पादरी गण डॉक्टर हुए, जैसे डॉक्टर में सत्यप्रकाश, आपका विजेंद्र स्नातक और जैनेन्द्र कुमार, ठीक है, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन आदि उपस्थित थे। यही तो लोग उपस्थित थे, ठीक है। देख लेना चाहिए एक बार। तो देख सकते हो जहर बाद हुई थी, ठीक है, और आग जहर से ही हुई। और इनके अंतिम संस्कार में पादरी थे गण डॉक्टर सत्यप्रकाश, विजेंद्र स्नातक, जैनेन्द्र कुमार, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन आदि उपस्थित थे, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन हो गए। 12वें क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 से 70 शब्दों में लिखने हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका जहाँ तक है इसमें दे रखा है जरा 1 मिनट, 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 60 से 70 शब्दों में देना है, ओके। और जो है आपको मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर ये 12वां क्वेश्चन है और ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 4 क्वेश्चन थे, 11वें क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं, क्या राजनीति पर उनका कटाक्ष आज की राजनीति पर भी नज़र आता है, बताइए। गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पर आए हैं। तो देखिएगा अगर इसका उत्तर की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा। तो देख सकते हो, कृष्ण अब सीधी सरल बात नहीं करते, रहस्यात्मक बातें करते हैं। राजनीति की विधि सरल बातें नहीं करते, बल्कि अपने शब्द जाल में उलझाते हैं और कटु बातें दूसरों से कहलाते हैं, ओके। तो इतने से लिखने के आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, ओके। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा जनक की सभा में लक्ष्मण ने किस मुनि को चुनौती दी। राजा जनक की सभा में लक्ष्मण ने किस मुनि को चुनौती दी और क्यों, ठीक है। तो वो आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है, लक्ष्मण ने मनु परशुराम को चुनौती दी थी, सभी को पता है, ठीक है। मुनि परशुराम को चुनौती दी थी, जो स्वयंवर सभा में धनुष तोड़ने वालों को ललकार रहे थे और लक्ष्मण को उनका अहंकार सहन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो यह था इसका सही फिक्स उत्तर। तीसरे क्वेश्चन पे बात करें तो देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा, कन्यादान कविता में माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दी और वह अब सीख आज भी उचित है। तो देखिएगा कन्यादान में यहाँ पर दे रखा, माँ ने अपनी बेटी को कई सीख दी। कभी अपने रूप पर रीझ ना मत, वस्त्र आभूषण स्त्री को मोहित और भ्रमित करते हैं। आग रोटियां सेकने के लिए है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। लड़की होना बुरी बात नहीं, परंतु उसमें कमजोरी का भाव नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कन्यादान इस फुल डेडिकेट थी स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत अच्छी हमारी ये अध्याय आपका डाला हुआ है इसमें। 13वें क्वेश्चन पे डिस्कस करें तो 13वां क्वेश्चन है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में देने हैं। और एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर 40 से 50 इसलिए कह रहा है क्योंकि एक क्वेश्चन जो है आपका 3 नंबर का है और इसमें से जो है आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन है टोटल और 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके हो गए 6 नंबर के, 3 दूनी 6। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है हमारा दे रखा है, ग्रामीण जीवन की झलक, उत्सुकता, प्रेम और वात्सल्य। वो जरा 1 मिनट यार, हम आंसर सीट क्यों पढ़ रहे हैं, दोनों एक तो यार चीज़ें समान हुई पड़ी हैं। ये रहा हमारा 13वां क्वेश्चन, ठीक है। 13वें क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, माता का आंचल पाठ में बच्चों की जो दुनिया रची गई है वह अपने बचपन की दुनिया से किस तरह भिन्न है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि ग्रामीण जीवन की जो झलक है उसमें उत्सुकता है, प्रेम है, वात्सल्य दिखाई देता है, वात्सल्य रस, ठीक है, माता के बेटे के प्रति, ठीक है, वो जो वात्सल्य रस के अंदर होता है। तो देख सकते हो आप, वात्सल्य दिखाई देता है। आज के बच्चों की दुनिया सुख सुविधाओं, वीडियो, मोबाइल और कंप्यूटर में सिमट गई है, ठीक है। आप इसे और बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हो बहुत ज़्यादा, लेकिन ये लिखना पड़ेगा, इतने से शब्दों में काम नहीं चलेगा क्योंकि हिंट के रूप में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। क्योंकि टीचर जिस आंसर की से चेक करते हैं वो आंसर की मेरे सामने है, ओके दोस्तों। तो वो चलिए मैं जो हूँ यहाँ पर
आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आप देखिएगा, सिक्किम की राजधानी गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? ठीक है, तो गंगटोक में प्रकृति ने सर्वत्र सौंदर्य बिखेरा है, इसके साथ ही यहाँ के लोगों ने कड़ी मेहनत करके और भी इसे सुंदर बना दिया है। इसका सही उत्तर है। ठीक है, आपको थोड़ा व्याख्या करना पड़ेगा इसका उत्तर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, जॉर्ज पंचम की लाट, उस लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चों की नाक फिट ना होने की बात लेखक किस ओर संकेत करना चाहते हैं? तो देखिए, लाट लिखा हुआ है, पहले तो ये कहना चाहेंगे लाट नहीं नाक है। ठीक है, जॉर्ज पंचम के नाम जो आपका चैप्टर है। तो देखिएगा दोस्तों, इसमें जो है इसका जो सही उत्तर है वो आप देख सकते हो कि हर भारतीय का मान सम्मान ऊंचा सम्मान, चाहे वह छोटा बालक ही क्यों ना हो, अंग्रेज के किसी बड़े अधिकारी से ऊपर है। यहाँ नाक मान सम्मान के प्रतीक के रूप में है। ठीक है, नाक जो है मान सम्मान के प्रतीक के रूप में है। तो इसको आपको और उत्तर इसका व्याख्या करके लिखना है। ठीक है, आगे के जितने भी उत्तर हैं तो वो आपको बिल्कुल नहीं बताए जाएंगे, हाँ मैं आपको विस्तृत रूप में बता दूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर जो है अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, वो 14वां क्वेश्चन है। यहाँ पर किसी एक संकेत बिंदु पर 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। अनुच्छेद को आप आर्टिकल कह सकते हो। ठीक है, आर्टिकल लिखना है, जो आपका एक ही क्वेश्चन है 5 नंबर का। ठीक है, तो 5 नंबर का है, आप लिख सकते हो, मेरी पहली रेल यात्रा में, ये पॉइंटों को आप बताओगे। यात्रा से पहले उत्सुकता, यात्रा की तैयारी, प्लेटफॉर्म पर रेल का आना। ठीक है, तो देखिएगा किसी एक विषय पर दिए गए संकेत के आधार पर, तो देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, किसी एक विषय पर संकेत के आधार पर आपको बात करनी है। ठीक है, तो संकेत बिंदुओं के आधार पर, बिंदुओं लिख रखा है, बिंदुओं का मतलब इसमें सारे पॉइंट हैं। ऐसे मत समझ लेना कि इसमें से भी, मेरी पहली यात्रा में से भी कभी एक पॉइंट निकाल दो, नहीं नहीं, मतलब कि सारे बिंदुओं के आधारों पर आपको अपना एक आर्टिकल तैयार करना है। यात्रा से पहले उत्सुकता आपके अंदर कैसे हुई, यात्रा की तैयारी कैसे की, और प्लेटफॉर्म पर रेल का जब आना हुआ तो वो क्या था। ठीक है, तो दूसरा आप इस पे लिख सकते हो आर्टिकल, महानगरों में बढ़ता प्रदूषण, इसमें भूमिका, गंभीर और समस्याएं और कारण और समाधान क्या है। ठीक है, तो महानगरों में बढ़ता प्रदूषण भी अच्छा टॉपिक है। आदर्श विद्यार्थी के क्या गुण है, इस पे लिख सकते हो, विद्यार्थी का अर्थ लिखो पहले, और आदर्श विद्यार्थी के लक्षण, दिनचर्या, आदर्श विद्यार्थी के गुण। ठीक है, तो जिस तरह से आपका निबंध आता था ना, उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन वो फॉर्मेट यहाँ पर पहले से ही दे दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर तो मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आंसर की महीने दे रखा होता है, इसलिए मैंने हिंट के रूप में आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 15, आज के समाचार चैनलों की दूरदर्शा को दर्शाते हुए समाचार पत्र के संपादक को 80 से 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए। यानी कि जो मीडिया है, आज मीडिया जो है जन मीडिया कहाँ बनी हुई है, वो तो आज देखा जाए तो गोदी मीडिया बनी हुई है। ठीक है, तो मतलब कि सरकार की चापलूसी करती है। एक आधी चैनल है, जैसे आप देखोगे NDTV एक चैनल है। ठीक है, NDTV चैनल एक तरफ रख दो, और आज तक होगी, ABP न्यूज हो गई, इन एक तरफ रख दो बच्चों। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें काफ़ी डिफरेंसेस है, लेकिन समाचार चैनलों की दूरदर्शा को दर्शाना है आपको, उसी को लेकर कि समाचार पत्र आज क्या दिखा रहे हैं, सरकार को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि सरकार बढ़िया काम कर रही है, लेकिन आपको पता है कि कौन बढ़िया कर रहा है और कौन अच्छा कर रहा है। ठीक है, तो मीडिया जो है कहीं ना कहीं वो सरकार के मापदंडों पे चल रही है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो शुद्ध आचरण की अनिवार्यता को दर्शाते हुए 80 से 100 शब्दों में छोटे भाई को पत्र लिखें। छोटा भाई है, बहुत गंदा रहता है, ऐसे मान लीजिएगा कि भाई साहब वगैरह रह कर यार, कपड़े गंदे मत पहने कर, तो उसको लेकर आपको लेटर लिखना है। ठीक है, अनौपचारिक पत्र कहते हैं जिसे। तो 16वां प्रश्न है हमारा, वृक्ष लगाओ विषय पर 25 से 30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये इंग्लिश में एडवर्टाइजमेंट 12th क्लास के अंदर मिलेगा आपको। 12th और 11th में एडवर्टाइजमेंट आता है, यहाँ पर 10th लेवल पे आपको हिंदी में आता है। वृक्ष लगाओ पर आपको एक मतलब कि जैसे आपने देखा होगा कि पोस्टर वगैरह आपने कॉम्पिटिशन में भाग लिया हो, तो उसमें वृक्ष लगाओ पर आपको मतलब कि विज्ञापन तैयार करना। विज्ञापन का मतलब यही होता है, विज्ञापन का पहले तो मतलब समझ लो। विज्ञापन का मतलब होता है एक प्रकार का ललकता, एक प्रकार का मतलब कि आपको देखकर वो मोह जाए, इम्प्रेस करना है आपको लोगों को। ठीक है, इम्प्रेस करके आप, एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है इम्प्रेशन ही। ठीक है, तो इम्प्रेशन करके ही आपको मतलब कि वो इस तरह का डिज़ाइन वगैरह करना है कि 25 से 30 शब्दों में आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है कि वृक्ष लगाओ। सोरा कंपनी के कंबल के लिए एक आकर्षक विज्ञापन बनाओ। ठीक है, 25 से 30 शब्दों में तो एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा। ठीक है, तो 17वां क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा 17वां, आपके बड़े भाई ने एक नया घर खरीदा है।
उनको 30 से 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है, ठीक है। यानी कि कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज आपको लिखना है 30 से 40 शब्दों में। आपके बड़े भाई ने नया घर खरीदा है, ठीक है, तो लिख दोगे, बहुत आसान है। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले आपको रचनात्मक प्रस्तुति करनी है, फिर विषय वस्तु लिखना है, फिर भाषा के बारे में लिखना है। मैं आपको बता दूं, देखिएगा नंबर किस किस आधार पर मिलेंगे मैं आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है। अभी तो अगला क्वेश्चन है हमारे, आपके मित्र के पिता की मृत्यु का कार दुर्घटना हो गई, 30 से 40 शब्दों में अपने मित्र को शोक संदेश लिखो, ठीक है। शॉक्ड हो गए आप उस घटना को सुन के कि दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया कार के द्वारा, तो उसके तहत, ठीक है। तो देखिएगा इन सभी क्वेश्चनों का मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है तो मैं आपको बता दूं। तो देखिएगा दोस्तों इस तरह से, अब मान लीजिएगा 14वां क्वेश्चन है आपका कि आपको जो है किसी एक विषय पर आर्टिकल लिखना था, ठीक है। तो आप देखिएगा भूमिका का 1 नंबर मिलेगा, विषय वस्तु के 3 नंबर मिलेंगे और भाषा का 1 नंबर मिलेगा। 15वां क्वेश्चन का आपका जो है आपको पत्र लिखना है, तो पत्र में जो है आरंभ और अंत की औपचारिकताओं का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे करिए और एंडिंग में जैसे आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक है, तो वो लिखते हैं, वो आपका अंतिम औपचारिकता हो गई, ठीक है। लेकिन आरंभ में जो हो जाता है वो स्टार्टिंग में कि किसको पत्र लिख रहे हो उसका एड्रेस जो है, और तो वो सारी चीज़। और विषय वस्तु के आपको 3 नंबर मिलेंगे और 1 नंबर मिलेगा आपकी भाषा का, ठीक है। तो 16वां जो क्वेश्चन आया था हमारा विज्ञापन, तो विज्ञापन में विषय वस्तु के 2 नंबर, प्रस्तुत प्रेजेंटेशन के 2 नंबर। प्रेजेंटेशन इसमें हाई होती है, ठीक है, क्योंकि डिजाइनिंग वगैरह भी आ जाती है, और भाषा का 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 17वां क्वेश्चन जो है हमारा 30 से 40 शब्दों में लिखना है, जिसमें एक विषय पर आपको लिखना है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें रचनात्मक प्रस्तुति के 2 नंबर मिलेंगे, विषय वस्तु के 2 नंबर और भाषा के 1 नंबर। तो यही था देखिएगा दोस्तों पूरा क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको इनके सभी के आंसर बता दिए हैं। सेक्शन ए और सेक्शन 2 में, सेक्शन बी में ये मतलब कि आपका डिवाइडेड है पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि आप और सब्जेक्टों पर अपने क्वेश्चन पेपर विद आंसर चाहते हो, अपने मॉडल पेस्ट क्वेश्चन पेपर 10th क्लास के स्टूडेंट, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता देना। और आप हमारे यार दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करोगे तो हमें और ऐसी वीडियो इस चैनल पर लाते रहेंगे और लाते भी रहते हैं, ठीक है। तो तब तक ले दीजिएगा हमें इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।